नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां पर एक दलित युवक के हत्या के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उसके परिजनों से मिलने पहुंचे। और क्या कुछ खबर है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। 11 तारीख की रात दलित युवक अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि आज नेता विपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी धरई पिछवरिया गांव उसके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो पूरे मामले में लगभग 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था, जिसको लेकर पुलिस लगातार कार्यवाही में लगी हुई है। लेकिन आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड विशाल सिंह है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इसी मामले को लेकर यहां पर स्थानीय मुद्दा बना हुआ है और रायबरेली पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। आज राहुल गांधी पीड़ित परिजन से मिले और उनको सांत्वना दिलाए। हालांकि जो मुलाकात थी परिजनों से वो काफी गुप्त रही है। वहां पर राहुल गांधी के साथ आए हुए कुछ नेता और स्थानीय लोग मौजूद रहे और वहां पर मात्र उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए जो भी बातें हुई है, लेकिन साफ तौर से मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने रायबरेली पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मास्टरमाइंड पर पुलिस अधीक्षक रायबरेली क्यों नहीं कार्रवाई करते। ऐसे में उनके द्वारा यूपी में हर वर्ग को न्याय दिए जाने की बात भी कही गई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी रायबरेली जिले के धरई पिछवरिया गांव पहुंचने के बाद क्या पीड़ित परिजन को जो उनका मुद्दा है, जो उनको न्याय है, वो मिल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। तो वहीं देश के सबसे बड़े अजमेर ब्लैकमेल कांड में कोर्ट ने 32 साल बाद आज फैसला सुनाया है। तो क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, क्या कुछ फैसला सुनाया है, बता रहे हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी। राजस्थान की अजमेर में एक पुराने 32 साल मामले को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आज अजमेर की पॉस्को कोर्ट 2 ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 32 साल पुराने सेक्स स्कैंडल या फिर ब्लैकमेलिंग मामले को लेकर 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले को लेकर देखें तो 1992 का ये मामला है, जहां पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर उनके फोटोज को वायरल किया गया और उनको लगातार उत्पीड़न किया गया और साथ ही उन्हें प्रताड़ित करते हुए ब्लैकमेलिंग की गई और उनके साथ बार बार दुष्कर्म किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर 6 जो आरोपी बचे हुए थे उनको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी उनसे वसूला जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को देखें तो 18 दोषी इस पूरे मामले में पाए गए थे, जहां पर अब कोर्ट ने बचे हुए 6 आरोपी थे उन्हें सजा सुना दी है। अजमेर का ये मामला है, जहां पर 32 साल पहले कॉलेज के कुछ रईसजादों की वजह से इस पूरे मामले में फंसाया गया और 100 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी तबाह का पूरा ये मामला था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर 6 लोगों को दोषी ठहरा दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि इस फैसले से लोग नाराज है, क्योंकि जिस काम को उन्होंने किया है, जिस कुकृत्य को उन्होंने किया है, उस पर फांसी की सजा होनी चाहिए थी। लेकिन न्यायपालिका का यह फैसला कहीं न कहीं उन दोषियों को यह एहसास दिलाने के लिए काफी है कि उन्होंने जो जिंदगियां तबाह की है वो कहीं न कहीं इन लोगों के लिए अब नरक का रास्ता खोल रही है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उनकी न्यायिक हिरासत को 27 अगस्त तक बढ़ा दिया है। क्या कुछ कहा राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। दिल्ली की एक कथित अदालत में मंगलवार को कथित शराब घोटाले के सिलसिले में सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। केजरीवाल को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा की अदालत में पेश किया गया था। अदालत केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल किए गए पूरक आरोप पत्र पर 27 अगस्त को विचार कर सकती है। बीते
14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं विशेष अदालत की न्यायिक हिरासत मूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भैया की पीठ ने गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर सीबीआई से जवाब भी तलब किया था। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत में न्यायिक हिरासत अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त के लिए तारीख तय की है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं बलौदा बाजार में न्यू विस्टा सीमेंट फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया है। और कैसे हुआ हादसा, क्या कुछ पूरी खबर है, बता रहे हमारे सहयोगी संदीप। जिले में रिजदा ग्राम में न्यू विस्टा सीमेंट संयंत्र में आज रात के एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और 3 अन्य मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि न्यू विस्टा सीमेंट संयंत्र में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। सैलो का मेंटेनेंस हो रहा है। मेंटेनेंस होने के कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर 24 घंटे यहाँ पर काम कर रहे थे, जिसमें रात के कल 11 बजे एक बहुत बड़ा मटेरियल का हिस्सा एक मजदूर के सिर के ऊपर गया, जिससे हेलमेट के चूर हो गया। उसके सिर में गंभीर चोटें आई। गंभीर चोटें आने के कारण मजदूर की वहीं पर घटना स्थल पर मौत हो गई और 1-2 मजदूर घायल हुए, जिन्हें जिला चिकित्सालय बड़ौदा में लाया गया। जिन्हें थोड़ी सी पट्टी के बाद उन्हें रिलीव कर दिया गया, लेकिन मजदूर पोषण यादव की उस घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। मौत होने के बाद वहां बहुत मजदूरों में कौतूहल मच गया और काम बंद हो गया और खूब प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, प्रबंध के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। जब प्रबंध में मजदूर के लिए अपनी पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट और उसका जब समझौता आज सुबह लगभग 1 बजे के आसपास हुआ कि जब 40 लाख रुपए प्रबंध सीमेंट संयंत्र उसको मृतक मजदूर के परिवार को देगा, तब उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद उसके शव को सोनाडी उसके गांव ले जाया गया, जहां पर उसका अंतिम संस्कार आज दोपहर हुआ। याद रहे कि बड़ौदा बाजार सीमेंट संयंत्र में लगभग 7 अंतरराष्ट्रीय सीमेंट संयंत्र है, जहां पर सुरक्षा के कोई भी उपाय नहीं है। लगातार यहाँ पर मजदूरों की हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिससे उसकी अकाल मौत होती है, लेकिन जिला प्रशासन और सीमेंट संयंत्र प्रबंध की ओर से ऐसी व्यवस्था सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन यहाँ पर घटना घटती रहती है और मजदूरों की हमेशा मौत देखने को मिलती है। और यदि समय पे भी इस प्रकार की घटना पर प्रशासन यदि जोर देगा, तभी प्रबंध मजदूरों की सुरक्षा के लिए कई उपाय करेगा, तो निश्चित ही घटनाएं कम होगी और जिससे मजदूरों की मौतें कम होगी और दुर्घटनाएं भी कम होगी, जिससे उनके परिवार सुरक्षित रहेंगे। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा बाजार से प्रदीप। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी सदस्यता कार्यक्रम की कार्यशाला का शुभारंभ किया है। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी और उत्तर प्रदेश इंडिया वॉइस के ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक। लोकसभा चुनाव 2024 में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए अब बीजेपी एक बार फिर से अपना सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है, जो 1 सितंबर से शुरू होगा और उसमें उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रहने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज यूपी बीजेपी की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित करीब बीजेपी के 1500 सदस्य इसमें शामिल हुए, जहां पर सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो सदस्यता अभियान को किस तरीके से सफल बनाएंगे। सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री सबको लक्ष्य दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे, ताकि आने वाले चुनाव में जो बीजेपी का खोया हुआ जनाधार है उसको वापस लाया जा सके। और चाहे बाई इलेक्शन हो या फिर 2027 का विधानसभा का चुनाव, उसमें बीजेपी एक बार फिर से अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अवनीश। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा रहा। हम आपको बता दें कि आज दूसरा दिन था। सुबह पहले पूजा अर्चना के बाद जनता दर्शन लगाया। जनता दर्शन में दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया मामले के निस्तारण के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया ने यह भी कहा कि गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों के साथ जो छलावा करेगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सीएम योगी ने जो है रोड टू स्कूल
के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया। पहले चरण में गोरखपुर के चारगांवा ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों को जो है बुला करके शामिल किया और साथ ही इस रोड टू प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताया भी। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तक के लिए बने गोरखपुर से अवनीश मणि के साथ इंडिया वॉइस। तो वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ अपडेट है बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने SCERT के सामने जमकर प्रदर्शन किया। मांग किया कि भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया जाए। आरोप यह भी लगाया कि योगी सरकार भर्ती प्रक्रिया में हीला हवाली कर रही है। हालांकि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट निरस्त कर 3 महीने के भीतर योगी सरकार को दूसरी लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया था, इस निर्देश के बाद सियासी भूचाल भी आ गया। बता दें कि 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिसके बाद आरक्षण में हकमारी का आरोप लगाते हुए SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मेरिट लिस्ट निरस्त कर दी थी। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी ने क्रीमी लेयर आरक्षण को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है और क्या कुछ है पूरा मामला, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ। बहुजन समाज पार्टी ने क्रीमी लेयर आरक्षण के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका बसपा प्रमुख मायावती ने समर्थन भी किया है। फिलहाल आरक्षण के विरोध में 35 साल बाद बहुजन समाज पार्टी के नेता सड़क पर उतरेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर आरक्षण का एक आदेश पारित किया है, जिसके विरोध में लगातार बस। तो वही राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर राहुल गांधी ने वीर भूमि पर जाकर अपने पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय चौहान। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि जिस तरह से राजीव गांधी ने संघर्ष करते हुए देश के प्रधानमंत्री बनने लगातार, वहीं बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। बता दें वहीं पर राहुल गांधी ने भी उनकी समाधि पर जाकर के आज फूल अर्पण किए। बता दें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको सराहना किया, वहीं बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उनको फूल अर्पण किए। बता दें कि जिस तरह से लगातार राजीव गांधी ने देश की सेवा की, उसको लेकर ये कहा। बता दें कि 1944 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी। लगातार जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको श्रद्धांजलि दी, उनकी समाधि पर जाकर भी और उनके ट्वीट पर भी करके श्रद्धांजलि दी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर में आज सुबह ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शुभम। जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर आज सुबह सुबह जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताते चले तो जम्मू कश्मीर के 2 बार जो है वो जम्मू कश्मीर में कश्मीर की कई जगहों पर जो है 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 6 बजकर कुछ मिनट पर जो है पहला भूकंप का झटका महसूस किया गया और उसके बाद 7 बजकर कुछ मिनट पर जो है वो दूसरा झटका महसूस किया गया। जानकारी के अनुसार जो खबर आ रही है कि भूकंप की वजह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं कश्मीर की कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में करंट लगने से जिस महिला की मौत हो गई थी, उस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने निकल कर आया है। क्या कुछ है पूरा मामला और क्या है यह नया मोड़, बता रहे हमारे सहयोगी मुकेश। जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर आज सुबह सुबह जो है वो भूकंप के झटके। मैनपुरी में अजीबोगरीब मामला सामने आया है।
करंट से हुई महिला की मौत को हृदय गति रुकने से महिला की मौत की रिपोर्ट तैयार कर दी है। पूरा मामला मैनपुरी के नगला कैरी का बताया जा रहा है। यहाँ की रहने वाली नेहा पत्नी रत्नेश कुमार के द्वारा 11 अगस्त को उनकी विद्युत करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और उसका पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली आई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदय गति रुकने से मौत आई है। तो वहीं जो घटना है वो विद्युत करंट यानी 11,000 की एसटी लाइन से चपेट में आने से नेहा झुलस गई थी और उसके दौरान ही मौत हो गई थी। फिलहाल इस गुत्थी को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय उनके रत्नेश कुमार की परिवारीजन पहुंचे हैं और कहा है कि दबंगई के बल पर 11,000 की लाइन के नीचे मकान का निर्माण कार्य करा लिया गया है, जिससे नेहा के जो घर में रखा था एक टिफिन जिसमें रुपए रखे थे वो लेकर बंदर चला गया और छत पर पहुंच गया, जिसके बाद नेहा ने बंदर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी एसटी लाइन में उसका हाथ टच हो गया और नेहा की मौत हो गई है। परिवार के लोगों ने कहा है कि उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कराई जाए। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने राहुल मिठास ने परिवारीजनों से घटना की जानकारी लेते हुए आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में पिछले 2 महीनों से कुछ बच्चे और महिलाएं लगातार गायब हो रही थी और इस खबर को लेकर इंडिया वॉइस ने इसकी पड़ताल की थी और इस खबर पर दोबारा से पड़ताल की हमारे सहयोगी अमित पाल ने। देखिए, पीलीभीत में हमको बता दें बच्चों व महिलाओं का हनन जारी है। जैसे कि आपको बता दें पीलीभीत में कई अस्पतालों में और कई महीनों पीछे कई बच्चों, नवजात बच्चों और महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है। आखिर इन सब चीजों का कौन जिम्मेदार है? सीएमओ के द्वारा क्यों मतलब निर्देश दिए जाते हैं फर्जी अस्पतालों को चलाने के लिए? हमको बता दें पिछले 2 महीने से हमको शेड्यूल बताते चले। पूरनपुर में एक पर्सनल नर्सिंग होम में एक बच्चे की मौत हुई थी और एक महिला की, और हमको बता दें एक पूरनपुर में यूसुफ हॉस्पिटल है जिसमें नवजाती बच्चे की एक मौत हुई थी। वहीं पीलीभीत में उसी दौरान यूपी हॉस्पिटल था, उसमें प्रसूति की मौत हुई थी। और जिसके बाद में अब अगर बात करें तो कल की घटना है, कल एक माधव टांडा कृष्ण हॉस्पिटल में एक प्रसूति की मौत हुई है। और अगर बात करें पूरनपुर की तो श्रद्धा नर्सिंग होम में एक जो है कि बच्चे की मौत हुई है। आखिर इन हॉस्पिटलों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? हमको बता दें इन फर्जी अस्पतालों को कौन जो निर्देश देता है, किसके आदेश पर चलते हैं? आखिर इस चीज का जिम्मेदार कौन है और जो जाने चली गई उसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि ये जो घटना होने के बाद में हॉस्पिटल हो या नर्सिंग होम हो सील कर दिए जाते हैं, लेकिन उन मौतों का कौन जिम्मेदार है? क्या वो मौत जो मर गए क्या वापस आ सकते हैं? आखिर फर्जी अस्पतालों को क्यों जो है कि परमिशन दिया जाता है चलाने के लिए? क्योंकि लगातार 2 से 3 महीने से पीछे लगातार मौतें होती चली आ रही हैं। इंडिया वॉइस अमित पाल के साथ कैमरामैन निरंकार मिश्रा। भराड़ीसैंण में 3 दिनों तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है और क्या कुछ तैयारी हुई है बता रहे हमारे सहयोगी अभय केंतुरा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां गैरसैंण में पूरी हो चुकी है। गैरसैंण में पूरा सामियाना सज चुका है, यानी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल से 3 दिवसीय सत्र की शुरुआत होगी। 3 दिवसीय सत्र हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार की तरफ से इस मानसून सत्र में बजट अनुपूरक बजट को लाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि विपक्षी सदस्य अनुपूरक बजट के साथ साथ जो जनहित के जो ज्वलंत जो विषय रहे उनको उठाने का काम करेंगे। सदन के भीतर जिस प्रकार से इस बार गर्माहट देखने को मिल रही है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि पूरा सदन हंगामेदार रहने की उम्मीद है। सत्र में दौरान जो नए विधायक खासतौर पर आए, चाहे कांग्रेस के लखपत बुटोला हो, काजी निजामुद्दीन हो, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे विषयों को उठाने का काम यहाँ पर किया जाएगा जिससे सत्र हंगामेदार रहेगा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने सदन में विपक्ष के हमलों को नाकाम करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। ये कहा जा सकता है कि विपक्षी विधायक विपक्ष के हमलों के लिए सत्ता पक्ष के विधायक एकजुट दिखेंगे और सदन के भीतर चाहे केदारनाथ का विषय हो, आपदा का विषय हो या फिर कानून व्यवस्था का विषय हो, उस पर सरकार की तरफ से बचाव पक्ष रखने का काम करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि 3 दिन के लिए जो 3 दिवसीय सत्र है विधानसभा का, उसमें हंगामा भी बरतेगा, साथ ही सरकार का एक्शन मोड भी देखने को मिलेगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ विकास के लिए यहाँ पर रखा गया है। कैमरामैन सुना था अभय केंतुरा, इंडिया वाइज। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में भारी बारिश होने की वजह से मौसम तो ठीक ठाक हो गया है, लेकिन सड़कों पर अभी भी जलजमाव और जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय।
राजधानी दिल्ली में लगातार कहीं ना कहीं बारिश होती नजर आएगी। कुछ जाते जाते समय भी कल भी दिल्ली का जो मौसम है ठंडा होता रहा है। लग रहा है कि आज सुबह से भी लगातार जगह जगह बारिश हो रही थी। मौसम विभाग की माने तो लगातार अभी कई दिन और बारिश होने की संभावना है, यानी कहीं ना कहीं दिल्ली को एक बार फिर से राहत मिल गई। लेकिन वही बताते हैं दिल्ली के अंदर जिस बीमारी डेंगू जैसी बीमारी फैल रही, वही मच्छर भी लगातार पनपते आ रहे हैं। वही दिल्ली के एमसीडी की बात करें तो राज्यों में जिसके नाले हैं वहां पर कोई भी फूकिंग या फिर दवाई का छिड़काव नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट में है। अब देखना है कि क्या बारिश के समय में क्या एमसीडी उसको निगाह रखे, क्योंकि लगातार जिस तरह दवाई का छिड़काव किया जाता है अभी कहीं भी एमसीडी ने इस तरह का कार्य नहीं किया जा रहा है। क्योंकि दावे बहुत किए जाते हैं कि बरसात के समय में साफ सफाई रखा जाए, कूलर पर पानी ना हो, ऐसे में टायर जहां पड़े हो तो वहां पर गंदगी होती है, ऐसे में मच्छर पैदा होता है। लेकिन सवाल है क्या आखिरकार एमसीडी कर क्या रही है, क्योंकि ऐसे में बीमारी काफी फैलते जाती है। क्योंकि डेंगू जैसी बीमारी जो कई ऐसी बीमारी घातक होती है जो कि बच्चों को लेकर बुजुर्ग तक होता है, लेकिन अस्पतालों में भी इस तरह की तैयारियां अभी से स्टार्ट हो गई हैं। अब देखना है कि आखिरकार एमसीडी कब तक जागती है और कब तक सोती है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइस। तो वहीं हाल ही में कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस डिरेलमेंट के मामले में रेलवे बोर्ड ने बैठक की है और इस बैठक में रेलवे बोर्ड ने बकायदा एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी शोएब। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ संगम नगरी आज प्रयागराज के एक दिन के दौरे पर पहुंची। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने इलाहाबाद जो सिटी स्टेशन है उसका निरीक्षण किया, उसके अलावा जो 2025 में कुंभ को लेकर के रेलवे विभाग अपने कार्य कर रहे हैं उसका निरीक्षण अलग अलग स्थानों पर किया, स्थलीय निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैठक की। क्योंकि जो कुंभ है उसमें रेलवे बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। इस बार जो ट्रेन है वो भी बढ़ाई गई हैं, जो ट्रेन यात्रियों को श्रद्धालुओं को लेकर आएगी और जाएगी। तो कह सकते हैं कि रेलवे ने अपने काम बहुत तेज़ी से करने शुरू किए और इसी का एक तरह से परीक्षण करने के लिए खुद जो ये चेयरमैन हैं रेलवे बोर्ड की वो संगम नगरी प्रयागराज पहुंची थी। उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और जो समय सीमा है उसमें सारे कार्य पूरे हो जाएंगे ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। पिछले दिनों जो ट्रेन हादसे हुए हैं उसको लेकर के भी उनकी तरफ से कहा गया है कि जांच की जा रही है और जांच की रिपोर्ट के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। तो कह सकते हैं कि रेलवे खास तौर से जो 2025 का कुंभ है उसको लेकर के फोकस कर रहा और अपने काम समय सीमा पर बेहतर तरीके से करने की बात कह रहा। और सिटी स्टेशन हो या अलग अलग जो स्टेशन है उसका सौंदर्यीकरण की बात हो या उस पर जो कार्य कराए जा रहे हैं उसको समय पर पूरा कराने की बात की जा रही है। और इसीलिए आज वो खुद संगम नगरी प्रयागराज पहुंची थी और इस बीच में कई जगह उन्होंने निरीक्षण किया है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में एक बार फिर से शांति भंग या ये कहें कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन कैसे और क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज। अमरपुर कोंडला गांव से एक मामला सामने आया है जहां अराजक तत्व के द्वारा एक मंदिर में रखी मूर्ति को खंडित कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त हुआ, जिसके चलते ग्रामीणों के द्वारा मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके के अमरपुर कोंडला से है, जहाँ पर एक पटवारी में अराजक तत्व के द्वारा एक मूर्ति को खंडित कर दिया गया, जिसके उपरांत आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इधर सूचना मिलते ही क्षेत्र अधिकारी मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए, जिसके बाद जो क्षेत्र अधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और खंडित मूर्ति को दोबारा से पुनर्स्थापित किया जाएगा। तो वहीं आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि अराजक तत्व के द्वारा शहर का माहौल खराब करने का एक बार फिर से प्रयास किया गया है। मूर्ति को खंडित करने के बाद जो वहां से फरार हो गया है। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए अमरपुर कोंडला गांव के प्रधानपति गजेंद्र पाल सिंह के द्वारा बताया गया है कि मामले को लेकर पुलिस को उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। हालांकि इस कृत्य में कहीं न किसी बालक का या बच्चे का हाथ है, जिसके द्वारा उस मूर्ति को खंडित किया गया है। हालांकि पुलिस ने जानकारी मिलते ही तत्काल मामले में संज्ञान लिया है। वहीं प्रधानपति का कहना है कि क्षेत्र अधिकारी के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही मूर्ति को दोबारा से स्थापित किया जाएगा और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शहनवाज। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।